स्कॉटलैंड के तट से दूर एक सुनसान आइलैंड पर माइकल अपने कुत्ते के साथ अकेला रहता है। हफ्ते में एक बार जेसी और उसके चचा उसके लिए जरूरी सामान लाते हैं, लेकिन माइकल हमेशा उनसे बचने की कोशिश करता है। एक दिन जब जेसी घर के पास सामान का डब्बा छोड़ती है तो वो साथ में एक छोटा सा तोहफा भी छोड़ देती है। जब कश्ती चली जाती है तो माइकल डब्बा उठाता है पर उस तोहफे को वहीं जमीन पर छोड़ देता है। वो अपना बाकी दिन शराब पीने और अकेले चेस खेलने में बिताता है। अगले हफ्ते जेसी रूल्स तोड़कर उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। माइकल डब्बा झपटते हुए उसे डांटता है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, पर जेसी अपना पैर फंसाकर उसे रोक लेती है और फिर से वही तोहफा देती है। वो उससे पूछती है कि वो कभी उनसे मिलता क्यों नहीं, पर जवाब देने के बजाय माइकल उसका पैर हटाता है और दरवाजा बंद कर देता है। जेसी वहां से जाने से पहले चिल्लाकर कहती है कि वो उससे डरती नहीं है। वो तोहफा एक बार फिर दरवाजे पर ही रह जाता है। कश्ती पर चचा को एक भयानक तूफान आने के अलर्ट सुनाई देते हैं। आसमान पहले ही काला होने लगा है और समुद्र की लहरें काफी तेज हो रही हैं। काफी जद्दोजहद के बाद जेसी अपनी कश्ती पर चढ़ने में कामयाब होती है और उसे खेना शुरू करती है, पर जल्द ही लहरें उसके चप्पू छीन लेती है और उसे पानी में धक्का दे देती हैं। उसका चचा उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन लहरें उसकी कश्ती को भी नीचे डुबा रही हैं। आइलैंड पर कुत्ता खिड़की से बाहर देखते हुए रोने लगता है, जिससे माइकल का ध्यान आखिरकार बाहर हो रही घटना पर जाता है। जैसे ही वो घर से बाहर भागता है, गलती से उसके पैर से वो तोहफा ठोकर खा जाता है। माइकल अपनी कश्ती पर बैठता है और एक प्लेटफॉर्म से फिसलकर पानी तक पहुंचता है और इंजन चालू करके जितनी तेजी से हो सके आगे बढ़ता है। जैसी किसी तरह सतह पर तो आ गई है, पर उसके पैर एक जाल में फंसे हुए हैं, जिस वजह से वो तैर नहीं पा रही। लहरें उसे फिर से पानी के अंदर धकेल देती हैं और वो बेहोश हो जाती है। तब माइकल पानी में कूदता है और जाल को सुलझाकर आखिरकार जेसी को आजाद कर देता है। वो उसके चचा को भी बचाना चाहता है, पर अफसोस की बात यह है कि कश्ती में फंसने की वजह से वो पानी में डूब चुके हैं। माइकल जेसी को अपनी कश्ती में लाता है और उसे तब तक सीपीआर देता है जब तक उसकी सांसें वापस नहीं आ जाती। शाम को जेसी की आंख माइकल के बिस्तर पर खुलती है। वो अपने चचा के बारे में पूछती है तो माइकल उसे सारा सच बता देता है, जिसे सुनकर वो रोने लगती है। जेसी पूरे दिन बिस्तर से नहीं उठती और माइकल सोफे पर सोता है। अगले दिन सुबह माइकल जेसी के तखने का ख्याल रखता है, जो जाल की वजह से सूज गया है और उस पर काफी कट्स लग गए हैं। जेसी उससे पूछती है कि उसने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया और क्या किसी को पता है कि वो यहाँ है, पर माइकल उसे सिर्फ आराम करने को कहता है। जब वो ड्रिंक लेने जाता है तो जेसी भड़क जाती है और मांग करती है कि उसे वापस मुख्य जमीन पर छोड़ा जाए। वो कहती है कि उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन माइकल जानता है कि उसका कोई परिवार नहीं है। उसकी मां मर चुकी है और वो अपने पिता से कभी नहीं मिली। माइकल के बाहर जाने के बाद जेसी बिस्तर छोड़ देती है और दीवानगी में उसका डेस्क छान मारती है, जब तक कि उसे एक चाकू नहीं मिल जाता। उसे माइकल के आने की आहट सुनाई देती है तो वो तुरंत बिस्तर पर वापस भागती है और चाकू को अपने तकिए के नीचे छुपा देती है। उस रात माइकल की नींद जेसी की आवाजों से खुल जाती है, क्योंकि वो एक बुरा सपना देख रही होती है। वो उसे चेक करने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उसके हाथ को छूता है, जेसी जाग जाती है और उसे चाकू से धमकाती है। माइकल उसे समझाता है कि वो सिर्फ एक सपना था और उसे चाकू सही तरीके से पकड़ना सिखाता है। दिन बीतते जाते हैं और माइकल जेसी का पूरा ख्याल रखता है। वो उसे बाथरूम तक लेकर जाता है, उसके लिए खाना बनाता है और उसकी चोटों की देखभाल करता है। आखिरकार जेसी बाहर घूमने और कुत्ते के साथ वक्त बिताने के काबिल हो जाती है, जो माइकल को अच्छा लगता है। एक दोपहर जेसी उससे पूछती है कि वो उसके परिवार को कैसे जानता है, तो माइकल राज खोलता है कि वो और उसके चचा रॉयल मरीन्स में साथ काम करते थे। जेसी को एहसास होता है कि वो अभी तक माइकल का नाम भी नहीं जानती, पर माइकल बताने से मना कर देता है। जब माइकल बताता है कि उसके कुत्ते का कोई नाम नहीं है, तो जेसी उसका नाम जैक रख देती है। फिर जेसी माइकल की चेस मूव्स पर कमेंट करती है, जिससे पता चलता है कि वो एक बहुत अच्छी प्लेयर है। माइकल उसके टखने को चेक करता है और देखता है कि वहाँ इन्फेक्शन हो गया है, पर वो हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है और वादा करता है कि वो जरूरी दवाइयाँ ले आएगा। माइकल के कश्ती पर निकलने के बाद जेसी उसके डेस्क को देखती है और उसे एक ड्राइंग मिलती है जो माइकल ने उसकी और जैक की बनाई है। जब वो ड्रॉअर खोलती है तो वो नोटिस करती है कि माइकल ने आखिरकार वो तोहफा खोल ही लिया था। वो एक स्नो ग्लोब है जिसमें एक लाइट हाउस बना है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस आइलैंड पर है। लंदन में एक गवर्नमेंट कमेटी मैनाफोर्ट की खरी खोटी सुना रही है, क्योंकि उसने थिया नाम का एक गैर कानूनी सर्वेलेंस प्रोग्राम चलाया है। इस प्रोग्राम ने यूके के हर एक फोन और कैमरा को टैप किया है ताकि जानकारी इकट्ठा की जा सके। मैनाफोर्ट थिया का बचाव करने की कोशिश करता है और दावा करता है कि इसने दर्जनों हमलों को रोका है और कई आतंकवादियों की पहचान करने में मदद की है। हियरिंग के बाद
मैनाफोर्ट प्राइम मिनिस्टर से मिलता है और वो चर्चा करते हैं कि कैसे थिया प्रोग्राम का खुलासा सरकार के लिए एक नेशनल शर्मिंदगी बन गया है। प्राइम मिनिस्टर अपने डेस्क का रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट बंद करती हैं और एक डील पेश करती हैं। दुनिया की नजरों में मैनाफोर्ट को नौकरी से निकाल दिया जाएगा ताकि सरकार अपनी जिम्मेदारी दिखा सके और उसका शागिर्द रॉबर्टा उसका काम संभाल लेगी। बदले में मैनाफोर्ट को कहीं छुपकर गुप्त तरीके से थिया प्रोग्राम चलाने की इजाजत दी जाएगी। मैनाफोर्ट मान जाता है और प्राइम मिनिस्टर उसे उसकी रिटायरमेंट पर बधाई देती है। स्कॉटलैंड में माइकल एक फार्मेसी में जाता है और शॉपिंग करते वक्त सारे कैमरों से बचने की कोशिश करता है। फिर वो एक कपड़ों की दुकान पर जाता है और फिर से कैमरों से बचता है, जिस वजह से वो पसंद के कपड़े लेने के बजाय वही उठा लेता है जो सबसे करीब होते हैं। जब वो बाहर निकलता है तो वो कुछ लड़कियों के पीछे से गुजरता है जो सेल्फी ले रही होती हैं। उसका चेहरा कैमरे में कैद हो जाता है और जल्द ही थिया प्रोग्राम उसे एक खतरनाक आतंकवादी के रूप में पहचान लेता है। मैनाफोर्ट की खास रॉबर्टा उसके पीछे एक असॉल्ट टीम भेज देती है। आइलैंड पर माइकल जेसी के टखने पर सही से पट्टी बांधता है और उसे दवाई के साथ कुछ स्वीट्स भी देता है। वो उसे नए कपड़े भी देता है और हैरानी की बात यह है कि वो उसे एकदम सही फिटाते हैं। रात को माइकल अचानक डिनर बीच में ही रोक देता है क्योंकि उसे बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। वो अपनी दूरबीन से जांच करता है और देखता है कि एक कश्ती आइलैंड की तरफ आ रही है। माइकल जेसी से कहता है कि वो खुद को बाथरूम में लॉक कर ले और जब तक वो वापस ना आए तब तक बिल्कुल आवाज न करे। जेसी बाथरूम जाने से पहले एक चाकू उठा लेती है और माइकल भी एक ब्लेड लेकर तैयारी के लिए बाहर भागता है। जैसे ही सोल्जर्स कश्ती से उतरकर घर की तरफ बढ़ते हैं, माइकल एक रस्सी काट देता है जिससे एक बड़ा पत्थर नीचे गिरता है और एक जाल एक्टिवेट हो जाता है जो एक सोल्जर को घसीटकर पानी के अंदर ले जाता है। फिर माइकल बहुत तेज लाइट्स चालू कर देता है जिससे सोल्जर्स अंधे हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने नाइट विजन गियर पहना हुआ था। वो तुरंत गियर उतार देते हैं और जैसे ही माइकल को पास से भागते हुए देखते हैं, गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। माइकल तेजी से आगे निकल जाता है तो एक सोल्जर उसका पीछा करते हुए पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। माइकल पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और उसके सर पर एक लैंटर्न फोड़ देता है। फिर एक फ्लेयर गन से उसे गोली मारकर आग के हवाले कर देता है। जल्द ही एक और सोल्जर पहाड़ी पर पहुंच जाता है तो माइकल उनका ध्यान भटकाने के लिए एक पत्थर फेंकता है। फिर वो उस आदमी को चाकू मारकर समंदर में फेंक देता है। इसी बीच एक और सोल्जर घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और जैक तुरंत उस पर हमला कर देता है। काफी जद्दोजहद के बाद वो सोल्जर जैक को गोली मारकर खत्म कर देता है। फिर वो आदमी लात मारकर बाथरूम का दरवाजा खोलता है और आसानी से जेसी से चाकू छीनकर उसे पकड़ लेता है और बाहर ले जाने लगता है। गैराज में एक सोल्जर माइकल को ढूंढ रहा होता है पर माइकल एक और जाल चला देता है जिससे वो सोल्जर एक हुक में फंस जाता है। वो रस्सी को ऐसे बांधता है कि वो आदमी वहाँ लटकता रह जाए और खुद छुप जाता है। जल्द ही एक और सोल्जर वहाँ आता है और माइकल उस पर कूदकर उसके हथियार छीन लेता है और उससे हाथ पाई करने लगता है। माइकल उस सोल्जर को 2-3 बार चाकू मारता है, फिर भी वो लड़ता रहता है। माइकल एक चप्पू से उस पर वार करके उसे नीचे गिराता है और उसकी गर्दन पर चप्पू से जोर देकर उसे खत्म कर देता है। उसी पल माइकल को जेसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो मरे हुए सोल्जर की गन उठाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। गोली सीधा उस आदमी के पैरों पर लगती है और वो गिर जाता है। अब जब जेसी रास्ते से हट चुकी होती है, माइकल आखिरी सोल्जर को गोली मारकर ढेर कर देता है। पास से देखने पर पता चलता है कि वो सोल्जर रिकॉर्डिंग कर रहा था, इसलिए माइकल उसके इक्विपमेंट उठा लेता है और जेसी से थोड़ा इंतजार करने को कहता है। फिर वो घर के अंदर जाता है और देखता है कि जैक मर चुका है। वो अपने पुराने साथी से माफी मांगता है और अपना फोन उठा लेता है। माइकल अपने एक राजमई दोस्त को फोन करता है और बताता है कि वो बैगेज के साथ निकल चुका है और बात खत्म होने के बाद वो फोन से बैटरी निकाल देता है। इसके बाद माइकल और जेसी सोल्जर्स की कश्ती पर सवार होकर आइलैंड से निकल जाते हैं। जल्द ही रॉबर्टा को एहसास हो जाता है कि उसके सोल्जर्स हार चुके हैं, इसलिए वो एक स्पेशल एजेंट को काम पर लगाती है और अपनी टीम से जेसी का पता लगाने को कहती है। सुबह होने तक जेसी और माइकल स्कॉटलैंड पहुंच जाते हैं और जेसी नोटिस करती है कि माइकल का खून बह रहा है, पर वो उसे तसल्ली देता है कि वो ठीक है। वो शहर में छुपती हुई एक ऐसी गाड़ी ढूंढते हैं जिसे वो इस्तेमाल कर सकें, पर उन्हें चाबियों की जरूरत होगी। माइकल जेसी को गन चलाना सिखाता है और उसे पहरा देने को कहता है, जबकि वो चाबी चुराने के लिए घर में घुसता है। घर के अंदर माइकल कार की चाबियां ढूंढ रहा होता है, तभी एक लड़का उसे देख लेता है। अचानक घर का मालिक दरवाजे पर आता है और माइकल पर अपनी गन तान देता है, पर तभी जेसी पीछे से आकर उसे हैरान कर देती है और उस आदमी को मजबूर करती है कि वो माइकल के जख्म का इलाज करे। इसी बीच रॉबर्टा की टीम के टेक्नीशियन के पास एक बड़ी खबर होती है। पहले उन्होंने जो आतंकवादी का प्रोफाइल देखा था वो नकली था। उसे ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि जब भी कोई खास चेहरा कैमरा पर आए तो वो प्रोफाइल सामने आ जाए। जिसने भी ये बनाया था उसने सेल्फ डिलीटिंग कोड का इस्तेमाल किया था, पर टेक्नीशियन उसे तोड़ने में कामयाब हो जाता है। अब माइकल का असली प्रोफाइल स्क्रीन पर होता है और उस पर लिखा होता है कि वो किल्ड इन एक्शन यानी जंग में मारा गया है। जब रॉबर्टा ये पॉइंट आउट करती है कि कोई उनसे अपने ही लोगों को मरवाने की कोशिश कर रहा है
तो टेक्नीशियन माइकल के मिशन लॉग्स निकालने की कोशिश करता है, पर कंप्यूटर बताता है कि ऐसी कोई फाइल मौजूद ही नहीं है। ठीक उसी वक्त कंप्यूटर स्कॉटलैंड के एक लड़के की 911 कॉल पकड़ लेता है, जो बताता है कि एक आदमी और लड़की ने उसके पिता को पकड़ रखा है। रोबर्टा तुरंत उस एजेंट के साथ एक और टीम वहां भेज देती है। इसी बीच मैनाफोर्ट अपने सॉफ्टवेयर के जरिए हर चीज पर नजर रख रहा होता है। वो सोल्जर की रिकॉर्डिंग्स चेक करता है और ये देखकर दंग रह जाता है कि इसमें माइकल शामिल है। जब उसे पता चलता है कि रोबर्टा ने एक खास एजेंट को भेजा है, तो मैनाफोर्ट पहले उस एजेंट से संपर्क करता है और उसे बताता है कि ये एक ब्लैक काइट ऑपरेशन है और उसे सिर्फ मैनाफोर्ट को ही जवाब देना होगा। एजेंट वर्कमैन मैनाफोर्ट का वफादार है, इसलिए वो तुरंत मान जाता है और अपने पुराने मालिक की वापसी से खुश होता है। मैनाफोर्ट उसे माइकल और जेसी दोनों को मारने का हुक्म देता है। घर पर मालिक माइकल के जख्म पर पट्टी बांधने का काम पूरा कर लेता है। माइकल अब वहां से निकलना चाहता है, पर अचानक पुलिस उस बिल्डिंग को घेर लेती है और घर के मालिक का बेटा मानता है कि उसने ही उन्हें कॉल किया था। ऑफिसर्स के पास हमला न करने के ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन जैसे ही मालिक दरवाजे की तरफ भागता है, वर्कमैन सीधा उसके सर में गोली मार देता है। माइकल सही वक्त पर उस लड़के को अपने पिता के पीछे जाने से रोक लेता है, पर वर्कमैन सारी पुलिस की गाड़ियों को तबाह करने के लिए फायरिंग जारी रखता है। जेसी और माइकल पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, पर सामने दो कॉप्स आ जाते हैं। माइकल एक साथ दोनों से लड़ना शुरू करता है और सिर्फ कुछ ही मूव्स में दोनों को ढेर कर देता है। बाहर निकलते ही एक तीसरा कॉप सामने आता है, पर माइकल उसे एक ही पंच में बेहोश कर देता है और उसका सामान छीन लेता है। इसके बाद दोनों वहां से निकलने लगते हैं और बाकी पुलिस वाले भी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइकल उन सबको पेपर स्प्रे और टेजर से हरा देता है। आखिरी ऑफिसर तो लड़ने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए माइकल उससे चाबियां ले लेता है। दोनों मिलकर एक पुलिस कार चुरा लेते हैं और बाहर निकलते वक्त माइकल गलती से बाकी गाड़ियों को ठोकर मार देता है, पर आखिरकार वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ये सब कैमरास पर देखकर रोबर्टा वर्कमैन को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसने अपना कम्युनिकेटर बंद कर दिया होता है। इसी बीच वर्कमैन पुलिस कार का पीछा करता है और अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मारता है, पर माइकल रफ्तार बढ़ाकर आगे निकल जाता है। वर्कमैन फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे गाड़ी के शीशे तो चटक जाते हैं, पर किसी को चोट नहीं लगती। फिर वो पुलिस कार को 2-3 बार और टक्कर मारता है, जिससे लगभग सारे शीशे टूट जाते हैं। ये पीछा जंगल के रास्ते जारी रहता है, जहां माइकल अचानक गाड़ी मोड़ लेता है ताकि दुश्मन का ध्यान भटका सके। बदकिस्मती से वर्कमैन तुरंत समझ जाता है और उनका पीछा जारी रखता है और उन्हें फिर से टक्कर मारता है। जब वर्कमैन फिर से गोलियां चलाता है, तो माइकल उनसे बचता है और गाड़ी थोड़ी धीरे चलाने लगता है। जैसे ही वर्कमैन की गाड़ी आगे आती है, माइकल उसे जोर से टक्कर मारता है, जिससे वो पलट जाती है। माइकल पूरा जोर लगाकर उस गाड़ी को सड़क से नीचे ढकेल देता है और फिर वो और जेसी वहां से निकल जाते हैं। कुछ माइल्स बाद उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट मिलती है और माइकल ऐलान करता है कि वो गाड़ी बदल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्कमैन जंगल में अभी भी जिंदा होता है और सड़क पर चलने लगता है, जहां अचानक एक पुलिस कार और एक आम आदमी की गाड़ी रास्ता रोक लेती है। वर्कमैन तुरंत ऑफिसर को गोली मार देता है और उस सिविलियन को अपनी गाड़ी देने पर मजबूर कर देता है। ऑफिस में रोबर्टा मैनाफोर्ट को कॉल करके पूछती है कि क्या वो माइकल को जानता है। मैनाफोर्ट बताता है कि सालों पहले वो एलीट एजेंट्स का एक गुप्त प्रोग्राम चलाता था, जिसे ब्लैक काइट्स कहा जाता था। ये एजेंट सरकार की नजरों से दूर खुफिया तरीके से अपने मिशंस को अंजाम दे सकते थे। माइकल उन पहले एजेंट्स में से एक था और अपने काम में माहिर था। एक दिन उसे एक विदेशी इंटेलिजेंस ऑफिसर को मारने के लिए भेजा गया, पर उसने उसकी मौत की झूठी रिपोर्ट दी और खुद गायब हो गया। मैनाफोर्ट को लगता है कि माइकल दुश्मन से जा मिला है और वो रोबर्टा को सलाह देता है कि वो उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दे। इसके बाद रोबर्टा अपने टेक्नीशियन से ब्लैक काइट सिस्टम को हैक करवाती है। उसे पता चलता है कि माइकल ने एक ईरानियन साइंटिस्ट को देश छोड़ने में मदद की थी, जब उस साइंटिस्ट ने उन्हें अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की सारी जानकारी दे दी थी। माइकल को उसे मारने का ऑर्डर मिला था, पर उसने इस डील को नजरअंदाज करने से मना कर दिया था। जब रोबर्टा उन फाइल्स को पढ़ रही होती है, मैनाफोर्ट सिक्योरिटी कैमरास के जरिए उस पर नजरें जमाए रखता है। कुछ देर बाद जेसी माइकल से पूछती है कि क्या उसका परिवार है, तो वो मना कर देता है। वो कहता है कि वो बीवी बच्चे नहीं चाहता क्योंकि उससे जिंदगी और उलझ जाएगी। जेसी कहती है कि अगर उसकी माँ और चचा उसके साथ होते तो वो ऐसी उलझी हुई जिंदगी भी बिता लेती। फिर वो जैक की एक ड्राइंग निकालती है और कहती है कि वो माइकल का परिवार था। आखिरकार दोनों अगले शहर पहुंच जाते हैं और कैमरास से बचने के लिए नीची नजरें करके चलने लगते हैं। बदकिस्मती से वहां एक गाड़ी के डैश कैम में उनके चेहरे कैद हो जाते हैं और जल्द ही मैनाफोर्ट को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। वो फुटेज को एडिट करके उन दोनों को वहां से गायब कर देता है और कोऑर्डिनेट सीधा वर्कमैन को भेज देता है। दोनों एक लोकल चर्च में माइकल के पुराने दोस्त आर्थर से मिलते हैं, जो उन्हें जंगल के बीच बने अपने घर ले जाता है। जब जेसी किचन में कुछ अजीब दवाइयां ढूंढ रही होती है, आर्थर माइकल को बताता है कि सरकारी नौकरी छोड़ने से पहले उसने थिया को बनाने में मदद की थी और उसके पास अब भी उस सॉफ्टवेयर की एक कॉपी है। जब माइकल गायब हुआ था,
आर्थर ने उसकी तस्वीर एक आम इंसान से बदल दी थी, पर मैनाफोर्ट ने उसे फिर से एक आतंकवादी प्रोफाइल से बदल दिया। माइकल चाहता है कि जब वो बाहर लड़ने जाए तो आर्थर जेसी का ख्याल रखे, पर आर्थर कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। जेसी उनकी बात बीच में ही रोक देती है और बताती है कि आर्थर को कैंसर है। उसे ये इसलिए पता चलता है क्योंकि आर्थर वही दवाइयां ले रहा है जो उसकी मां मरने से पहले लेती थी। जेसी को लगता है कि माइकल उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए वो बोझ बनने के लिए माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। जब आर्थर तस्दीक कर देता है कि उसके पास सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं, तो माइकल उससे एक पुराने स्मगलर का पता पूछता है जिसे वो पहले से जानते थे। आर्थर को लगता है कि ये एक बुरा ख्याल है क्योंकि वो आदमी बहुत हिंसा पसंद है, पर माइकल कहता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। जब निकलने का वक्त आता है तो उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। दरवाजे के पीछे वर्कमैन होता है और वो फायरिंग शुरू कर देता है, जिस वजह से माइकल तुरंत फर्नीचर के पीछे छुप जाता है। जब वर्कमैन कमरे के अंदर घुसता है तो माइकल उसके ऊपर सारी अलमारियां गिरा देता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और वो कमरे में मौजूद हर चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस हाथपाई में एक गन जमीन पर गिर जाती है। दोनों ही बेहतरीन फाइटर्स हैं, पर एक दूसरे पर कई वार करने के बाद वर्कमैन माइकल पर भारी पड़ने लगता है। जब वो माइकल को मारने वाला होता है तभी जेसी उस पर गन तान देती है और उसे रुकने के लिए गिड़गिड़ाती है। वर्कमैन उसे निहत्था करने के लिए उस पर झपट्टा मारता है। तभी माइकल एक नेल गन उठाकर उस पर कई बार फायर करता है और जेसी को लेकर वहां से भाग निकलता है। जैसे ही वर्कमैन फिर से गोलियां चलाता है, दोनों आर्थर से मिलते हैं और उसकी कार में निकल जाते हैं। वर्कमैन उनका पीछा करते हुए गोलियां चलाता है, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। मैनाफोर्ट उसे मैसेज करके पूछता है कि क्या काम हो गया, पर वर्कमैन के नहीं कहने पर मैनाफोर्ट अपने असिस्टेंट से टीम तैयार करने को कहता है। जब वो एक शहर पहुंचते हैं, आर्थर माइकल को एक फोन देता है और चला जाता है। माइकल और जेसी अकेले सफर जारी रखते हैं और जेसी उससे कहती है कि वो उसे अपने अगले आइलैंड पर साथ ले चले, लेकिन माइकल मना कर देता है क्योंकि वो चाहता है कि जेसी एक बेहतर जिंदगी जिए। इसी बीच रोबर्टा को अपने टेक्नीशियन से पता चलता है कि उनकी पीठ पीछे कोई थिया का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो एक जाल बिछाते हैं। लंदन में माइकल जानबूझकर कैमरास के सामने आता है ताकि वो उन्हें देख सकें। वो एक नाइट क्लब में जाते हैं जहां माइकल बाउंसर को तब तक पीटता है जब तक वो उन्हें अंदर नहीं जाने देता। मैनाफोर्ट कैमरास पर उनके चेहरे देख लेता है और उनकी लोकेशन निकालने की कोशिश करता है, पर उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है। अब रोबर्टा को पता चल जाता है कि वही उनकी पीठ पीछे ये सब कर रहा था। क्लब के अंदर माइकल और जेसी स्मगलर कमल से मिलते हैं। जब माइकल उससे जेसी के लिए एक नई पहचान और सुरक्षित रास्ता मांगता है तो कमल पूछता है कि वो उसकी बात क्यों माने। माइकल उसे याद दिलाता है कि इतने सालों से कमल सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि वो अपने दुश्मनों की खबर मैनाफोर्ट को देता था, मगर अब मैनाफोर्ट गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा है और अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को मार देगा। क्योंकि माइकल ने कैमरास पर अपना चेहरा दिखा दिया था, इसलिए एजेंट्स जल्द ही क्लब पहुंचने वाले हैं। कमल के पास मदद करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। कुछ ही देर में कमल सारे कागजात तैयार कर देता है। कश्ती 30 मिनट में निकलने वाली है, इसलिए उन्हें जल्दी करनी होगी। दोनों क्लब से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि मैनाफोर्ट की टीम वहां पहुंच चुकी है। माइकल एक आदमी पर हमला करता है और उसे तुरंत हराकर उसकी गन छीन लेता है और उस दौरान उससे गोली मार देता है। तेज म्यूजिक की वजह से भीड़ को कुछ पता नहीं चलता। फिर माइकल बार से एक ग्लास उठाता है और उसे तोड़कर एक दूसरे एजेंट को कई बार चाकू मार देता है। अगले दुश्मन को वो तुरंत गोली मारकर ढेर कर देता है और इस बार कुछ लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाता है। जेसी और माइकल बाथरूम वाले रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं, पर एक और एजेंट उन्हें वहां ढूंढ लेता है और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। दुश्मनों का ध्यान भटकाने के बाद माइकल जेसी को वापस क्लब के अंदर खींच लाता है, जहां एजेंट्स अचानक उसे घेर लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। जेसी लड़ाई में शामिल होने की कोशिश करती है, पर एक आदमी उसे नीचे गिरा देता है, तो माइकल उसे बचाने के लिए उस आदमी को गोली मार देता है। आखिरकार भीड़ में भगदड़ मच जाती है और लोग भागने लगते हैं। इस अफरा तफरी में माइकल के लिए हिलना मुश्किल हो जाता है और एक एजेंट मौका देखकर जेसी को किडनैप कर लेता है। माइकल आर्थर को कॉल करता है, जो सिक्योरिटी कैमरास पर किडनैपर का पीछा करते हुए माइकल को रास्ता बताता है। जैसे ही जेसी को एक वैन के पीछे फेंका जाता है, रॉबर्टा के सोल्जर्स भी वहां पहुंचकर रास्ता रोक लेते हैं। माइकल अब भी उन्हें दुश्मन समझता है और रास्ता साफ करने के लिए उनमें से कुछ को पीटकर भागना जारी रखता है। जब उसे वो वैन मिलती है तो मैनाफोर्ट के एजेंट्स उसे घेर लेते हैं और अब उसे उन सब से लड़ना पड़ता है। माइकल एक एक करके उन सबको ढेर कर देता है और तेजी से जेसी के पास पहुंचता है। उसी पल वर्कमैन वहां आ जाता है, तो दोनों बच निकलने के लिए एक बाइक चुरा लेते हैं। सेफ ठिकाने पर पहुंचकर जेसी रोने लगती है क्योंकि वो माइकल के बिना वहां से नहीं जाना चाहती। अचानक उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, तो माइकल तुरंत जेसी को कश्ती पर चढ़ा देता है और उसे सुरक्षित निकलते हुए देखता है। इसके बाद माइकल और वर्कमैन एक दूसरे पर तब तक फायरिंग करते हैं जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। फिर वो एक पाइप और जंजीर को हथियार बनाकर हाथ-पाई शुरू कर देते हैं। वर्कमैन किसी तरह माइकल का गला दबाने में कामयाब हो जाता है, पर माइकल उसे नीचे गिरा देता है और जंजीर से उस पर कई वार करता है। अपने आखिरी हमले में
वो जंजीर को पाइप पर लपेटता है और वर्कमैन के सर पर जोर से मारता है, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। कुछ वक्त बाद मैनाफोर्ट अपने महल की खिड़की से बाहर देखता है तो उसे अपने 2 गार्ड जमीन पर मरे हुए मिलते हैं। जैसे ही वो मुड़ता है, माइकल कमरे के अंदर आ चुका होता है। वो दोनों कई मिनट तक ब्लैक काइट प्रोजेक्ट के बारे में बहस करते हैं और आखिर में माइकल मैनाफोर्ट के सर में गोली मार देता है। 3 महीने बाद स्पेन में जेसी एक नई जिंदगी में ढल चुकी होती है। रॉबर्टा और उसकी टीम उस पर नजर रख रहे होते हैं, इस उम्मीद में कि माइकल किसी दिन वहां जरूर आएगा। जेसी एक कैफे में बैठकर कुछ पढ़ रही होती है, पर तभी किसी के कैमरा हिला देने की वजह से रॉबर्टा की नजर उस पर से हट जाती है। वेट्रेस जेसी के लिए एक बैग लाती है जिसमें उसे चेस की एक गोटी मिलती है। माइकल उसे सड़क से देख रहा होता है, पर जेसी के मुड़ने से पहले ही वो वहां से चला जाता है।